एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार यहाँ चर्चा हो रही है उस खास खबर की जिसका इंतजार सभी राजनीतिक दलों को है। बहरहाल एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। एनडीए 88 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की तो 100 सीटों पर आगे महागठबंधन इस वक्त अपनी स्थिति, अपनी पकड़ जो है वो बनाए हुए है। तो महागठबंधन 100 सीटों पर, और अगर एनडीए की बात करें तो आंकड़े जो हैं दोनों के, अगर फर्क की बात करें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो वोट होता है वो भी काफी मायने रखता है। जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए अहम होता है। 86 सीटों पर एनडीए है और वहीं 100 सीटों पर ये महागठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। जो आंकड़े हैं हम आपको लगातार बता रहे हैं, कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन जो अब आगे है, मजबूत स्थिति में है एनडीए से, और एनडीए जो है वो थोड़ा सा अपनी जगह से जो है वो खिसकती नजर आ रही है। शुरुआती दौर में एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन वहीं अब महागठबंधन ने वो जगह ले ली है। हालांकि अभी कुछ भी हो सकता है, ये आंकड़े बदल भी सकते हैं और रिजल्ट किसी और के पक्ष में भी आ सकता है, लेकिन किसके पक्ष में आएगा वही इस वक्त हम सोच रहे हैं कि, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज हो, हमारी यही उम्मीद है कि वो बिहार में कम से कम विकास तो करे। हालांकि विकास का मुद्दा बनाकर सभी दल चल रहे हैं इस इलेक्शन में, लेकिन विकास होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है। हाँ। तो एनडीए 86 सीटों पर आगे है, और वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, जैसा हमने पहले भी बताया, 100 सीटों पर आगे महागठबंधन। 105 किसको बता रहे हैं? कोई 100 प्लस में दोनों पास, 100 प्लस, 100 प्लस इतना तो कंफर्म। पार्टी की टक्कर रहेगी सर, खाने की टक्कर, उसमें जो अन्य होंगे उनकी काफी हम लोग। और इसी बीच एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने। तो ये बैठक बुलाई है और ये बैठक का संकेत दे रही है बहुत कुछ, लेकिन ये संकेत क्या बयां कर रहे हैं, हमारे जो मेहमान मौजूद हैं चर्चा उनसे करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एनडीए की अगर बात करें 93 सीटों पर आगे है, और वहीं महागठबंधन धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ 102 सीटों पर जो है वो पहुंच गया है। तो बैठक बुलाई है कल, और इस बैठक में क्या कुछ कहा जाएगा, कौन सी नीति निर्धारित होगी, इस पर सबकी नजर जरूर रहेगी। लेकिन इसी के साथ अगर अभी ताजा अपडेट्स की बात करें तो कल ये बैठक है, और वहीं अगर बात करें कि क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या आंकड़े बयां कर रहे हैं, तो एनडीए 93 सीटों पर आगे, और वहीं अगर बात करें महागठबंधन की तो 102, और शायद अब बढ़ गया हो, 102 सीटों पर आगे फिलहाल ताजा स्थिति। तो आप देखने वाली बात यह है कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये तो एक बड़ा प्रश्न बना ही हुआ है। इसके साथ साथ हम लगातार यहां पर भी आकलन करें। स्टूडियो में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। साथ ही हमारे साथ मौजूद है पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद है वीएस दुबे, नेता कांग्रेस, और साथ ही दीपक सारस्वत, नेता जेडीयू भी हमारे साथ में मौजूद है। ब्रेक के बाद आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। दीपक जी, चूंकि डिबेट आपने अभी ज्वाइन किया और महागठबंधन की स्थिति भी अभी आपने देखी है, लगातार बढ़त बनाए हुए, कैसे देख रहे हैं आप? मैं भी सुबह से रुझान स्टार्टिंग से हम लोगों की पार्टी के महागठबंधन के आगे चल रहे हैं, और बिहार की जनता में हम लोग बार बार आपके साथ बहुत बार बैठे हैं आपके चैनल में, तो अब देखेंगे कितना बड़ा ये होने वाला है कि 150 प्लस का हमारा एक आंकड़ा है, और बहुत अच्छी तरह से हम लोग जीत रहे हैं और सरकार अब बनाएंगे वहाँ। क्योंकि वह बिहार की जनता, वो मैं पहले ही बोलता रहा हूँ कि जुमलेबाजी में फंसने वाली नहीं है। बिहार को पूरे भारतवर्ष में मानते हैं कि भाई ये सब लोग पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहीं चाय की दुकान पर चर्चा हो रही है, कोई पान खा रहा है तो पान खाते खाते चर्चा हो रही है। रिक्शे वाला भी वहाँ राजनीति जानता है, तो वो वहाँ फंसने वाली मैटर नहीं था। पहले से ही हम लोगों का काफ़ी डिबेट होते रहे इस मामले में।
और अभी बहुत अच्छा निर्णय आएगा ये। और 150 प्लस में जाने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ बिहार में तो सरकार बनेगी ही, लेकिन आगे भी 4 राज्यों में कुछ सालों के मंथ बाद 17 में और 19 तक का हमारा फाइट है कई जगह। हाँ, महागठबंधन पूरा ही उसमें पूरे देश में हम लोग देखेंगे। तो महंगाई मैम जनता जान गई थी कि दाल इतनी महंगी, दिवाला निकल गया, दिवाली के सब लोग त्राइमाम जनता कर रही है, सरसों का तेल बढ़ गया। अब आपने देखा कि जब इलेक्शन टाइम था तो पेट्रोल डीजल का दाम घट जाता था, 1 रुपया 50 पैसा 35 पैसा इस तरह से जो है, लेकिन इलेक्शन के बाद कल आप देखें कि दोनों का बढ़ गया रेट जो है। तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ मैम कि, और हमारी पार्टी इस बात के लिए जितने भी हमारे लालू जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस है, हम लोग इन जुमलेबाजी में फंसने वाले नहीं है, सपने नहीं दिखाते हैं। और बार बार हम लोग तो कहते हैं कि देश सपनों से नहीं चलता है, देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब हमारे बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता लोग हमारे साथ बैठते हैं हर बार, जो 1.5-2 महीने से आप देख रहे हैं, तो वो कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। अरे बोलने क्या देते हैं, बोल के तो पार्टी हमें आना पड़ता है उसमें कि भाई सरकार बनानी है, लेकिन उसके बाद करना पड़ता है। अभी भी बोलने थे, 18 महीने सरकार केंद्र सरकार में होता हो गया यहाँ पे जो है, और उसके बाद बिहार में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो उससे कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो किया कि भाई कुछ पैसा दे देते हैं इनको। तो 18 महीने से या 15 महीने से पहले मोदी साहब कहाँ थे, कितना उन्होंने पैसा दिया। चलिए, सारी बातों को जान पैकेज की घोषणा पे बड़ा बवाल हुआ है। पुष्परंजन जी कैसे देख रहे हैं आप? क्या बिहार की जनता को भी यही लगा है कि ये सिर्फ एक बिहार की जनता के जो भटकाव जो है वो लाने के लिए कहीं ना कहीं इस पैकेज की घोषणा की गई है? देखिए, उस पैकेज को एक तरह से भुनाने की कोशिश की गई। उन्होंने निरूपित किया, जो उनके पैकेज के विरुद्ध जो लोग कह रहे थे, बयान दे रहे थे कि ये सरकारी घूस जैसा है, जनता को लुभाने की कोशिश की गई है। खैर, तो रिजल्ट से पता चल जाए कि पैकेज ने कितना काम किया है वहाँ पर। एक बड़ा जो हम देख रहे हैं रुझान और जिस तरह से आ रहा है उससे बहुत फासला नहीं है। एकदम जैसे लगता है कि महालक्ष्मी रेस कोर्स में आप बैठे हुए हैं और वो घोड़े 30 नंबर का घोड़ा आगे चल रहा है, फिर उसके बाद दूसरा घोड़ा आगे चल रहा है, तो उस तरह की स्थिति बन रही है। मतलब कि अगर यही स्थिति आखिर तक रही, हालांकि वो उम्मीद कम ही लगती है क्योंकि जो आखिरी चरण का जो मतदान है वो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर इसी तरह की स्थिति आखिर तक रही तो उसमें जो निर्दलीय जीत के आएंगे उसका बहुत बड़ा रोल हो जाएगा बिहार की राजनीति में। इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए कि वो क्या करेंगे, उनको हॉर्स ट्रेडिंग होगा क्या, या उनको किसी तरह से बहुत ऊंचे लारा लप्पा देके खरीदा जाएगा। ये बड़ा वाइटल है अपने आप में, इस पे सोचा जाना चाहिए। दूसरा, 2 बड़ी एजेंसियों ने, जो सर्वे करने वाली एजेंसियों का जो ये है साख है, वो भी दाव पे लगेगी। चाणक्य का और नेल्सन का सर्वे, इन्होंने जिस तरह की भविष्यवाणी की थी सबसे अलग, बहुत अलग। तो इसलिए लगता है कि सर्वे जो करने वाले लोग हैं, एजेंसियां हैं, हो सकता है कुछ लोग मार्केट में भुने कि देखिए जी हमने ये कहा तो ये हुआ, लेकिन 2 लोगों ने, अगर महागठबंधन की जीत होती है तो 2 लोगों का भी लगता है कि उनकी साख पे भी प्रश्न उठेगा कि आप किस दावे पे कह रहे थे। चलिए, वीएस दुबे जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, अभी तो 1-1.5 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, लेकिन इतना तो फिक्स है कि दोनों गठबंधन 100 प्लस में रहेंगे, ये तय हो गया है। ये अभी के रुझान देखते हुए, तो मतलब जो सत्तारूढ़ होगा वो भी काफी मजबूत होगा और जो विपक्ष होगा वो भी मजबूत होगा। तो अगला जो 5 साल का जनता ने चुना है, जो एक संदेश दिया है कि अगर कोई काम ढंग से नहीं करेगा, जो भी सत्तारूढ़ रहेगा, जिसके लिए जनता ने उनको चुना है, तो उनको उतारने के लिए विपक्ष भी काफी मजबूत स्थिति में रहेगा। तो मुझे अभी देख के यही लगता है कि दोनों मजबूत हैं, दोनों गठबंधन काफी मजबूती रूप से उभर रहे हैं और 100 प्लस में दोनों रहेंगे। और बिहार के जनता ने जितना मजबूती से विपक्ष होगी, उतना ही मजबूती से उन्होंने सत्ता पक्ष को भी चुना है। चाहे सत्ता पक्ष कोई भी हो, वो अभी आ जाएगा 1-1.5 घंटे में आपको। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे रुझान अब अंतिम फेज का रुझान पे हम लोग पहुंच गए। अंतिम फेज का रुझान में काफी अंतर दिख रहा है एनडीए और महागठबंधन में, और वो अंतर 18 से 20 सीटों का है। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन को सरकार बनाने में काफी नजदीक पहुंच रही है।
और 1-1.5 घंटे 2 घंटे में अगर ऐसे ही ट्रेंड चलते रहा क्लियर हो तो जाएगा। महागठबंधन निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। तो इसमें जो एनडीए की असफलता है, जो चुनावी उन्होंने जुमलेबाजी किया, वो सीधे सीधे दिख रही है। मैं अभी भी अच्छा, अगर कहने से परहेज एनडीए कर को रहा हूं। असफलता मिलती है तो क्या क्या कारण आप देखिए, मानते हैं? एनडीए के असफलता अगर मिलती है तो ये तो कोई इसमें कोई फिक्स बात है कि कोई केंद्र सरकार पे फर्क नहीं पड़ने वाली है कि केंद्र सरकार का चुनाव 5 साल के लिए हुआ है, लेकिन इससे राष्ट्रीय राजनीति में फर्क जरूर पड़ेगा। जो जिस तरह एनडीए ने उसमें बने बोला कि पूरे केंद्रीय तंत्र का वहां पे दुरुपयोग किया और उससे एक बात उभर के आ गई कि और इन्होंने जो ईगो में लिया, अगर प्रधानमंत्री जी को इतने ज्यादा ईगो में नहीं लेते तो ये राष्ट्रीय स्तर की चुनाव होता भी नहीं और कोई इतना अपेक्षाएं भी नहीं होती। आज पूरा देश देख रहा है कि वहां बिहार में क्या हो रहा है। समस्या है कि राष्ट्रीय राजनीति से उनको संदर्भ है। अदरवाइज बिहार में ऐसे भी बहुत चुनाव होते थे, लेकिन इतने ज्यादा अपेक्षा पूरे देश में नहीं होता था। आज ऐसे लोग जो चुनाव को जानते नहीं है, वो भी हमसे पूछते हैं कि वहां तो महागठबंधन बन रही है या नीतीश की सरकार बनी है, वहां तो मोदी जी आ जाएंगे। इसके मतलब ये है कि लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है राजनीति के प्रति। दुबे जी, एक सवाल आपसे पूछना बिहार के चुनाव में, हाँ, अगर मतलब हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, जी, मैं जी, कोई जी, विश जी, नहीं करता हूँ जी, कौन जीते और जी, हारे, जी, जी, उससे जी, हमारा लेना देना नहीं है। अगर एनडीए की जीत होती है, एनडीए सरकार बिहार में बना लेती जी, है, जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि बिहार का विकास होगा या क्या कांग्रेस का क्या रोल होगा? थोड़ी जिज्ञासा है कि कांग्रेस का क्या एनडीए का बनाएगी तो कांग्रेस का तो कोई रोल नहीं होगा, महागठबंधन बनाएगा तब कांग्रेस नहीं का नहीं नहीं रोल नहीं होगा। कांग्रेस फिर आगे की रणनीति में उसका क्या रोल देखिए, रहेगा? आगे पहली की बात। रणनीति ये है एक प्रश्न कि आपकी पार्टी से संबंधित हाँ, है। हाँ, हाँ। दूसरा प्रश्न का जो पार्ट है वो ये है कि क्या आप लोग मानते हैं कि जितना पैकेज मोदी जी ने दिया है या बिहार को के विकास के लिए जी, जो जी, इंडस्ट्री जी, या जी, प्लानिंग जी, या जी, जी, रोजगार की बात हो चुनाव में करते रहे ये लोग, जी 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 ये लोग क्या ईमानदार रहेंगे उसके प्रति? जी, बिहार जी। की तस्वीर बदलेगी? दो प्रश्न मेरा अलग अलग है। जी जी। पहला प्रश्न पे मैं आ रहा हूँ आपको। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। देखिए, 20 सालों में 25 सालों में हुआ क्या है ना, बिहार एक तरह से कास्टिज्म और समुदायीकरण पे चला गया। तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस की जो ताकत लगी उससे बचाने में लगी, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हुई जो डिवीजन में लगी। जो डिवीजन में लगी उनका राजनीतिक उत्थान हुआ, जो बचाने में ताकतें लगी उनका राजनीतिक रूप से गिरावट हुआ। तो नो डाउट कि 20 सालों में हम जैसे जैसे इलेक्शन होते रह गए हम गिरते चले गए और आज की स्थिति हमारी ऐसी है कि बिहार में हम इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने में भी संकोच था हमें, इसलिए हमें जरूरत थी। तो हमने राजद और जदयू का साथ लेके चुनाव लड़ा और नो डाउट कि यानी कॉन्फिडेंस बढ़ा है अपना। कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पिछले चुनाव से पिछले हम इंडिपेंडेंट लड़े थे, अपने बल पे लड़े थे, तब भी हमें 4 सीटें मिली थी और लगता है कि इस बार गठबंधन के साथ है तो हमें 10 से 15 के बीच में आ जाएगी। तो नो डाउट कि जब 15 में आ जाएगी तो हम थोड़ी सी रिवाइव किए हैं और हमें बिहार पे जहाँ पार्टी की बात है, पार्टी का ध्यान अब बिहार और यूपी पे ज्यादा है। तो नो डाउट कि हम वहां पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और आगे हम एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस की बढ़ने का कारण क्या है? कांग्रेस इंडिपेंडेंट भी जहां जरूरत होगा इंडिपेंडेंट भी रहेंगे, गठबंधन तो है ही। वहां पे परेशानी क्या है? देखिए, बिहार में क्या है कि जो 20 साल मैंने बोला कि 20-25 साल के जो 25 साल पहले जिन्होंने जन्म लिया होगा आज के डेट में वोटर है वो, वहां पे जो विकास का कार्य अब देखेंगे कि जो चाहे भाजपा की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो या राजद की सरकार हो, जो हमने सड़क बनाई थी उस सड़क की सिर्फ रिपेयर हुआ है। वहां पे जो नाली गली और बिजली और पुल की बात करें, जो ट्रांसफार्मर लगा है वो ट्रांसफार्मर बदलाव हुआ है, कोई नया ट्रांसफार्मर, कोई नया रोड। अब वहां बच्चे पूछते हैं अपने पापा से कि पापा ये बताओ कि इस गांव से इस गांव जाने का जो रोड बना था ये रोड किसने बनाई थी? तो ये रोड तो बनाई थी कांग्रेस ने। तो बड़ा महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। लेकिन आपने चुनाव में नहीं कहा, रोड बनाई कांग्रेस, चुनाव में हमने कहा, लेकिन मैंने चुनाव की रैलियों में नजर ही बहुत नदारद ही रही है पार्टी। मैंने जिस हिसाब से पिछली बार की अगर बात मैंने कहा करें ना, तो राहुल लगातार बिहार पहुंच रहे थे, बिहार की बिहार जनता अगर सामुदायिकरण में नहीं अगर होता, उसका डिवीजन नहीं होता, कास्टिज्म में नहीं डिवीजन होता, तो कांग्रेस नो डाउट की सर्वे सर्वा पार्टी होती। चलिए, आप अपनी जमीन कहां तलाश रहे हैं? विकास में हमारी कोई कमी नहीं रही। जो हमने 35 सालों में विकास किया, विकास वही दिख रही है। बाकी की जो भी सरकारें हैं उन्होंने मरम्मत का काम किया है। आप ऐसे एक भी गांव, एक भी डिस्ट्रिक्ट में सही कह कोई रहे हैं, बहुत बड़ा हथियार था आपके ऐसा पास। नहीं दिखाएंगे। आपने वो जरूर चुनावी वही है, रैलियों में इन बातों को उसी क्यों को नहीं रिपेयर बोला? किया इन्होंने,
उसी को रिपेयर किया है, वो ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया, रोड रिपेयर कर दिया, नाली गली बना दिया। दुबे जी, फिर वही प्रश्न है कि आपने क्यों नहीं इन बातों का जिक्र किया अपनी चुनावी रैलियों के दौरान? आपने लोगों को बीच में इन बातों को क्यों नहीं बताया? आपने अपने मंच पे इसका जिक्र नहीं किया, नहीं किया। उस जिक्र में नीतीश कुमार भी लपेटे में आते, बिल्कुल, या और भी नहीं, लालू भी आते, लालू भी, कुमार जी के खिलाफ हम इसलिए नहीं थे, सिर्फ रिपेयर किया ना इनका, बिल्कुल, आपने विकास किया। लेकिन ये मुद्दा उन्होंने- नीतीश लेकिन कुमार ये मुद्दा आपने जी तब नहीं बनाया। नीतीश कुमार जी के बात मैं इसलिए उनके खिलाफ में नहीं आया, और उनका कारण भी था कि नीतीश कुमार जी को लालू जी के बाद मिला था, जो सर्वे आई उसमें दिखाया गया कि नहीं लालू जी ने कुछ काम ही नहीं, जो 15-20 साल में काम नहीं, उसके बाद लालू नीतीश जी के पास सरकार आई। कुछ चीजें ईमानदारी से स्वीकार कीजिए, क्योंकि बिहार के गांव को, गली को, कस्बों को हम लोग भी जाकर देखते रहते हैं, गाये बगैर। आपका सवाल सड़कों का जो विकास हुआ है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सड़कों का जो विकास हुआ है, चाहे कम हुआ हो, नीतीश कुमार ने किया, है, बिल्कुल बनी सड़कें वहां पर। बिजली भी बहुत हद तक उन्होंने ठीक किया उसको। आपके टाइम में बिजली आती होगी, लेकिन नीतीश कुमार के टाइम में भी बिजली का पारेषण हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हमारे एक दूसरी बात ये कि जो यूथ, जो लड़कियां अभी आप देखते हैं स्कूल जाती हैं साइकिल ले लेके, हर गांव में कम से कम 50-100 लड़कियां जा रही हैं स्कूलों में, यहाँ की शाम होते होते लड़कियों को या तो गार्जियन को ही छोड़ने जाता था या उसका भाई वही जाता था। इंडिपेंडेंट होकर लड़कियां, जो एक तरह से युवाओं में क्रांति आई, उसमें नीतीश कुमार का योगदान रहा है। इसे आप अस्वीकार मत कीजिए। ये कांग्रेस के टाइम में नहीं था। मैंने कई मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को निजी रूप से देखा है। मानता हूं, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूं, और मुझे लगता है आपने कोई थोड़ा दूसरे ढंग से इसको ले लिया। मैंने अपनी पार्टी की बात रख रहा था, मैंने किसी का विरोध करके नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अगर नीतीश कुमार जी अगर काम नहीं किए तो हम उनके साथ ही नहीं होते। आपको याद होगा कि 5 साल पहले राहुल जी, उसमें हम विपक्ष की भूमिका में थे, नीतीश जी भाजपा के साथ थे, तब भी हमने जाके कहा कि नहीं, अगर आपने ये बात बिल्कुल नीतीश जी ने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर, लेकिन गीतांजलि हमें ये कहना था, हम उस पे नहीं जा रहे। विकास का काम में कहीं कोई बाधा नहीं, विकास का काम में हम नीतीश जी के साथ लड़ते ही नहीं, उस पे कहीं हमने कोई आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है। उसमें हमने कह रहे कि जो विकास किया नीतीश जी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस की मंशा क्या, कांग्रेस का ये फैसला महागठबंधन में शामिल होना क्या नीतीश की बेहतर छवि को देखकर है, या फिर अपनी मजबूरी को देखकर है, या फिर राजनीतिक जमीन को खिसकते देखकर है? आखिर क्या नीतीश जी की बेहतर छवि में है? मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह 35 सालों में नीतीश जी की बेहतर छवि को आप लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। सुन तो लीजिए, जिस तरह 35 सालों में कांग्रेस ने विकास किया, उस विकास को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उस विकास के लेवल को नीतीश जी ने और आगे बढ़ाई बिहार को। ठीक है, इसमें मैं कहीं इंतु परंतु वाला बात ये नहीं किया कि मैंने, कांग्रेस ने सिर्फ किया है और नीतीश जी ने नहीं किया, ऐसा कोई बात नहीं कहा। मैंने कहा कि जो 35 सालों में विकास हुआ, कहीं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूं कि साइकिल और इसमें विकास में कोई डाउट नहीं हुआ। ये आपने देखा, इवन जब नीतीश जी 10 साल वहां चीफ मिनिस्टर रहे, तो केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके विकास में, और उनको जो भी सहयोग होता कांग्रेस से देते रहे, क्योंकि कभी आरोप पत्र कांग्रेस और नीतीश जी में कभी नहीं लगा। नीतीश जी ने कभी ये एलिगेशन नहीं लगा केंद्रीय नहीं दे रहा है। ठीक है, जो भी फंड की बात होती जब भी होता है विकास में, तो वो कांग्रेस देते आई है। इसलिए बिहार पे ध्यान जो कांग्रेस का शुरू से ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम में बने हुए थे, जो प्रोजेक्ट, ठीक है, विकास के लेवल अलग अलग होते हैं। इतना सब आपने बिहार की जनता के लिए किया, फिर भी बिहार की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। इतनी मेहनत आपने की, लेकिन उसके बाद विकास कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। यही हुआ ना, आप विकास की बातें की, आपने विकास किया, मैंने शुरुआत कहां से किया? अगर विकास, कोई ना कोई तो अगर बिहार 90 के बाद सामुदायिकरण में नहीं अगर बदलता, कास्टिज्म में नहीं बदलता, आप मानते हैं कि बदल अगर हाँ मैं बदला, अगर नहीं बदलता तो विकास के नाम पे अगर वोट मांगना होता तो हम सबसे पहले पैदान पे होते। कारण ये हुआ कि ये, मुझे लगता है इससे पुष्परंजन जी भी सहमत होंगे। नहीं, देखिए दुबे जी, कांग्रेस के जितने ही मुख्यमंत्री हैं बिहार में, अब्दुल गफूर को छोड़ के या 2-3 और नाम को छोड़ के, मैक्सिमम बिहार में मुख्यमंत्री जो बने हैं ब्राह्मण समुदाय से बने हैं।
या भूमिहार से कौन ब्राह्मण समुदाय से आप बने हैं? 3 या 4 तो बने हैं। बने ना। देखिए फिलहाल या पुष्परंजन जी माफ कीजिए, मैं आप लोगों को बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी पुष्परंजन जी, लेकिन फिलहाल अगर ताजा आंकड़ों की अगर दुबे जी बात कर लें, आप ही की बेहतरी के लिए ज्यादा बात है, ध्यान से सुन लें आप। ये बताया जा रहा है आंकड़ों के हिसाब से कि महागठबंधन जो है वो काफी आगे निकल गया, और अगर सारे ही न्यूज चैनल्स की बात करें तो बहुमत जो है वो दे दिया गया है नीतीश को। बहरहाल हमारे पास अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मैं चाहूंगी कि बीजेपी से हमारे साथ में मुकेश वाजपेयी जी हैं, काफी देर से खामोश हैं। मुकेश जी, आप जब आप डिबेट में बैठे थे, जब ज्वाइन की थी चर्चा, तो उस वक्त बड़ी खिलखिलाहट हुई थी। नहीं बिल्कुल, मैं अब आप ही के पास आना चाह रही हूँ, क्योंकि आप वैसे ही बहुत सी बातों का जवाब दे देते हैं। दुबे जी ने काफी बातें कही लेकिन आप खामोश रहे, इस खामोशी की वजह क्या है? क्या रुझान का? नहीं, मैं देख रहा था, आपके चैनल भी देख रहे थे, आपके चैनल और चैनलों में भी टैली कर रहा था। अभी पहले फेज का जो ऑफिशियल डिक्लेयर हुआ उसमें 4 सीटों का डिफरेंस बताया है, और अभी जो लेटेस्ट जो आ रहा है वो 112 और 96 का आ रहा है। देखिए जो भी है वो तो क्लियर हो जाएगा, अगले 1 घंटे में सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज अभी पुष्परंजन जी ने बोली थी कि इसमें जो जिन एजेंसियों ने सर्वे करे हैं उनकी भी साख का सवाल है, निश्चित तौर पे उनकी भी साख का सवाल बन रहा है। देखिए अभी कईयों ने तो, जैसे चाणक्य हो गया, चाणक्य ने उसमें दिखा दिया 150, 55 और 70, 80। इसी तरह एबीपीपी ने 130 दिखा दिया, इधर 90 प्लस दिखाया आई थिंक। और जबकि यहाँ पे अगर एक्चुअल में देखें तो बड़ा नेक टू नेक चल रहा है, 2 या 3 का ऊपर नीचे का डिफरेंस हो रहा है। ये सर्वे 2 या 3 का, ये बड़ा नेक टू नेक शायद एक चैनल ने या 2 चैनल ने दिखाया था। अदरवाइज तो सब चैनलों ने, किसी ने 150 दिखा दिया बीजेपी को, किसी ने 130 दिखा दिया। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, देखिए अब जहां तक इस इलेक्शन के आगे का सवाल है, चाहे गवर्नमेंट हमारी बने चाहे गवर्नमेंट इनकी बने, लेकिन जनता ने उस पे जो है, इस चुनाव में जो है वो इतना स्पष्ट तौर पे बहुमत मिला है, किसी को भी मिले, चाहे इनको मिले या हमें मिले, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उसके सर पे तलवार हमेशा लटकी रहेगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा, चाहे वो विपक्ष हमारा हो चाहे विपक्ष इनका हो। जैसे आपने देखा होगा कि सेंटर में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। 40 एमपीओ की एक पार्टी है, वो अपनी मनमर्जी करती है, लेकिन बिहार के अंदर विपक्ष के मजबूत होने से जो सत्ता जो दल का पार्टी होगी या जो सत्ता चलाएगी, उसको भी डर रहेगा कि विपक्ष जो है इतना सक्षम है, इतना मजबूत है कि वो किसी भी नीति को लागू करने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले 10 बार उनको सोचना पड़ेगा, विपक्ष को साथ। तो बहुत आगे की ही बात कर दी आपने। बहरहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से आंकड़े तो आ रहे हैं धीरे धीरे, 1 घंटे चल रहे हैं, 1 घंटे में। अभी तो टाइम है, अभी सिलेंडर क्यों कर रहे हो? अरे हमने सिलेंडर, हम तो अभी 97 पे हो गए हैं, 97 और 100 संसदीय दल की सर 150 प्लस। हाँ, उस पे वो सवाल रह आपने बुला गया दिया। था, वो सवाल रह सीनियर गया हैं, था। संसदीय दल की जो बैठक बुलाई गई है, देखिए सरकार का काम, उसको 2 पहलुओं से देखिए इलेक्शन होता है, कोई पार्टी हारती है कोई जीतती है, सरकार का काम चलता रहता है, पहले भी चलता रहा। मोदी जी आते थे। एक सवाल जी, पहले भी गीतांजलि ने प्रश्न 1-2 बार पूछा है, तो मैं उसे फिर दोहरा रहा हूँ उस प्रश्न को कि अगर आप लोग जीतते किसी भी तरह से तो किसको श्रेय देते, और हारते तो किसको श्रेय देते? मतलब कि टोपी किसे पहनाई जाती, क्योंकि मतलब जीत का ताज किसके सर और हार का ठीकरा किसके सर? क्योंकि अमित शाह के मैनेजमेंट को लेके, राजनीतिक मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट को लेके काफी डिस्कशन होता रहा है। पहले भी उनको बहुत ही ज्यादा ये कहा गया कि चाणक्य है, वो चाणक्य नाम दिया गया था, और चाणक्य की धरती पे ही इस बार विसात उनकी युद्ध हो रहा है। तो आप किसे देंगे, मोदी जी को, अमित शाह को? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, जीत का भी और हार का भी? जी देखिए बिल्कुल ठीक है। देखिए बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है, अगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो वो कैडर बेस्ड पार्टी है। हर स्टेट में उसका एक कैडर है, बिहार में भी हमारा कैडर है, और वो कैडर गांव में कैडर है आपका? नहीं, अगर वो कैडर जो है गांव तक, आपको लगता है कि गांव तक बीजेपी जुड़ ही नहीं पाई, काम ही नहीं कर पाई? मेरी बात तो सुन लीजिए, कैडर बेस्ड पार्टी होने, बात तो सुन लीजिए, कैडर बेस्ड पार्टी होने की वजह से हमारा जो कैडर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो सिर्फ चुनाव में एक्टिव नहीं रहता, वो और सामाजिक कार्यों में भी पूरे टाइम पे लगा रहता है, और उनका जुड़ाव पब्लिक से हमेशा रहता है। जहां तक बात है अमित शाह जी की, मोदी जी की या और बड़े केंद्रीय नेताओं की, ये बूस्टअप करते हैं, ये वहां पे जाके कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और अपनी नीतियों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। बाद में वहां का जो
कैडर होता है, वहां की जो लोकल लीडरशिप होती है, वो पार्टी वो वहां के जो मतदाता होते हैं उनसे समन्वय करके दुबे जी ने कहा था, दुबे जी ने डिस्कशन में कहा था कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री गए थे दौरे। मैंने कहा ना, बिल्कुल तो बूस्टर। आप किसको क्रेडिट देंगे? बिल्कुल हार का और जीत का? बिल्कुल अगर शुरू से समझे आप बात को, तो अगर कोई जीत होती है, मोदी जी अगर रैली कर दे, रैली करने के बाद वापस वो दिल्ली आ जाए, अपना सरकारी काम करे, तो उससे भी जीत नहीं होती। वहां पे कैडर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, लोकल कार्यकर्ता की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर कार्यकर्ता जवाब सुन लीजिए। अगर मोदी जी की कही हुई बातों को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा पाता है, वहां की लोकल लीडरशिप अगर वहां की जनता के साथ समन्वय करके वोट में तब्दील कर पाती है, तो निश्चित तौर पे जीत होती है। अगर इसमें कहीं असफल रहते हैं तो हार होती है। किसी एक व्यक्ति से ना जीत होती है ना हार होती है। ये सामूहिक तौर पे हार और जीत का श्रेय और हार का भी श्रेय है। जितने पैनलिस्ट हैं उसमें से ज्यादातर बिहार के लोग हैं। तो बिहार में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो हार, मतलब कि जो सबसे बेवकूफ होता है ना, भकुआ बोलते हैं उसे, कि भकुए को जिम्मेदारी दी जाती है कि भकुए की वजह से हारेंगे तो उड़ेंगे, जीतेंगे तो तुम्हें। चलिए एक सेकेंड के लिए रुकता हूँ। वाजपेयी साहब के हमने शुरू में जब मैंने क्वेश्चन किया था, वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी जवाब दिया था कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी रैलियां की, वो रैलियों में लाखों का जो भीड़ जुटा, वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो गई। उस समय एनडीए की रफ्तार थोड़ा तेज था स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर में, तो उसके चलते वो एनडीए की वहाँ जीत हो रही है। इन्होंने एक बात तो ये कहा, दूसरी बात इन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री के जो विकास का चेहरा है, लोगों को समझ में आ गया कि एक ऐसे नेता मिल गया है जो विकास का ये है। तो इन्होंने जो जीत का श्रेय था वो टोटली या तो प्रधानमंत्री जी के रैली या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री का सेहरा दे दिया। लेकिन जैसे ही पुष्परंजन जी ने वो सवाल पूछा हमारे सवाल के प्रतिक्रिया में, तो उन्हें फटाक दे वो दोष कार्यकर्ताओं पर मर दिया। बेचारे कार्यकर्ता तो मुफ्त में काम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो। वाजपेयी जी ये प्रश्न तो देखिए पूछा जाएगा हमेशा चेहरा को, हालांकि मेरे ख्याल से इसका जवाब पहले ही बीजेपी की ओर से दिया जाती है। हाँ। चेहरा भी उसमें होता है, चेहरा भी नो डाउट की नहीं होता, और सिद्धांत मेरे ख्याल से बीजेपी पहले इसका जवाब दे चुकी है। जनाब आप हारे, क्या आप राहुल जी को इस बात का क्रेडिट देंगे कि उसकी वजह से आ रहे हैं? ये आप पूछोगे तो मैं, हाँ बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। आप लोकसभा से लेके हरियाणा आप हारे, लोकसभा आप हारे, महाराष्ट्र आप हारे, दिल्ली आप हारे, तब हमसे सवाल झारखंड आप हारे। मैं दे रहा हूँ ना, पूछिए ना, बताइए ना। आपने राहुल गांधी को इसका दोषी माना? जब आप प्रश्न कर सकते हैं आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। इलेक्शन आएगा, अरे आइए 4 इलेक्शन को मैंने बताया आपको, ऐसा इलेक्शन आएगा। अभी बिहार के चर्चा है, जो चर्चा आप लोकसभा के हार का किसको जिम्मेवार मानते हैं? लोकसभा में आप 40 रह गए 400 में से, किसको जिम्मेवार मानते हैं? आप क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब दूंगा। क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ। जब गीतांजलि जी मैं क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन नहीं है। अगर चुनाव होगा हम काउंटी में बैठेंगे, सवाल का जवाब देंगे। जी अब आप उत्तर दे कहाँ रहे हैं? अभी आप चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे, हमने भी पूछा कि अगर बीजेपी हारती है तो सेहरा किसके साथ? अगर आपकी पार्टी की बात की जाए और राहुल गांधी से जोड़कर बात की जाए तो किसके सर बांधेंगे आप सेहरा? और इंटरेस्टिंग है कि 40 में से गीतांजलि जी, इंटरेस्टिंग है 40 में से 5 मार्क गीतांजलि जी, वो 10 नहीं होता है। गीतांजलि जी 40 में से 5 मार्क 20 से ज्यादा होता है। देखिए मैंने ना राहुल जी के रैली की चर्चा की कि राहुल जी के क्यों नहीं करी? हम तो कर रहे हैं ना, करिए ना। नहीं जवाब दीजिए आप। तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब तो सुनो मेरी, जवाब तो सुनो, बताओ किसको? कांग्रेस की कार्यकर्ता में जो हौसला था 20 साल पहले, वो हौसला वापस आ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम करेगा। जो हो चुका है उसका बताइए। हमारी परसेंटेज वाजपेयी जी बातों को घुमा के आंसर दे रहे थे और अब कुछ देर के बाद और आप हंस रहे थे। अब वही आप कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? आप सीधे सीधे आप बताइए। तो
जनता जो भी जीत का भी हमारा कांग्रेस पार्टी में जीत का भी चेहरा कार्यकर्ताओं का होता है, हार का भी चेहरा कार्यकर्ताओं का होता है। कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा मेहनत किया है बिहार में, और नो डाउट कि हम अगर कुछ सीटें हार भी रहे तो परसेंटेज हमारी बढ़ेगी। हमने ना शुरू में कहा कि राहुल जी के रैली के चलते हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ना अभी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास राजनीतिक दलों की मोदी से अब वो भी कार्यकर्ता कह रही है और आप भी कार्यकर्ता, आप भी राहुल गांधी की बात को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी की बात मैंने शुरुआत ही नहीं किया, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। काउंटर क्वेश्चन आपने बात कही तो बताइए, आप रिकॉर्डिंग देख लो, चलिए बात कही तो बताओ। चलिए वही तो नहीं कहा। चलिए वाजपेयी जी कुछ पूछ रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप मेरे से तो कह रहे थे मोदी जी की हार है और मोदी जी का ये हो गया और अमित शाह जी की हार है। बिल्कुल आपने सब पूरा का पूरा दारो मदार, अभी तो हार जीत का फैसला भी नहीं हुआ, आपने हार जीत का पूरा दे दिया, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। इस चुनाव में भी प्रतिक्रिया दिया, क्वेश्चन तो बात पूरी होने दे। इस चुनाव में भी आप क्या ये बता सकते हैं राहुल जी की क्या पोजीशन रही, राहुल जी किस हैसियत से वहां पे इलेक्शन कैंपेनिंग में गए, क्या वो लीड रोल उन्होंने निभाया, क्या उनके इर्द गिर्द चुनाव में कार्यकर्ताओं को आप क्या चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस का भी नेता मोदी जी को बना दे क्या? अरे मैं क्यों चाहूंगा? डूबते जहाज में कौन शामिल होगा? डूबते हुए जहाज में कोई शामिल होता है क्या? डूबते हुए जहाज अभी पानी में गई कहाँ? अरे केरल में देख लिया, आसाम में देख लिया, बिहार में देख लिया, और कहाँ देखोगे? ना आपसे सीधे सीधे एक प्रश्न किया जा रहा है। गीतांजलि जी मैं कह रहा हूँ, गीतांजलि राहुल जी हमारे पार्टी के नेता हैं। जब जब चुनाव आता है वो जाते हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हैं, कार्यकर्ता जमीनी मेहनत करते हैं। बिहार में कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, हम कुछ सीट जीत रहे हैं, 13 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, कुछ हार रहे हैं, लेकिन हमारी परसेंटेज नो डाउट कि अगले पिछले 5 साल से बढ़ी है इसमें। ठीक है, तो कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ना हमने सेहरा शुरू में ये बताया कि राहुल जी के चलते हम जीत रहे हैं, या मैंने ये भी नहीं कहा कि राहुल जी के चलते हार रहे हैं। हमने वाजपेयी जी से सिर्फ इसलिए सवाल किया कि इन्होंने शुरुआती किया मोदी जी से और अमित शाह जी से, और अंत भी वहीं से कर रहे हैं, तो इसलिए सवाल का काउंटर हो गया। अगर मैं राहुल जी से करता तो इनका बात लाजमी होता मेरे से पूछने का, लेकिन मैंने शुरुआत राहुल जी से नहीं किया। ये बात मैं इसमें आ रहा हूँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछे। आदेश करें तो मैं बोल रहा हूँ। यस प्लीज। मैं ये बोला था, अभी ये चर्चा हमारी हो रही है, अभी ये जो कांग्रेस के बारे में हमारे वाजपेयी के मित्र साहब बोल रहे हैं, बीजेपी के जो है उसमें ये अब जो मंथन का टाइम है, अब वाजपेयी साहब को ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारी पार्टी में क्या हुआ, कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। पूरा कल बैठक, हाँ कल बुलाई है बैठक उन्होंने जी। हाँ ये तो अच्छा, लेकिन आज की हम जो डिबेट की चर्चा कर रहे हैं, जो आज हम लोग देख रहे हैं रिजल्ट, जो भी रुझान आ रहे हैं 11 से है ना, तो वो तो जो भी होगा आपके सजेशन, आपके प्रश्न से पहले ही उन्होंने बैठक बुला ली। दूसरा एक महंगाई वाला मैटर, दूसरा जातिवाद। अब जातिवाद में हम लोगों पर लांछन महागठबंधन लगाए कि भाई ये तो दलित का मुद्दा उठा लिया, गाय वाला लगा दिया। अभी इनको जुमलेबाजी जो मैं बार बार बोलता हूँ सबको कि ये देश महंगाई से त्रहमाम कर रहा है। अब पहले मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब 15-15 लाख रुपए लाएंगे लेकिन उसका दिन नहीं बताएंगे। तो ये जो इनके जो पुराने जो सफूगे इन्होंने छोड़े हैं, ये इस पर किसी पर कुछ काम नहीं हुआ है। यानी कि इन मुद्दों को बनाकर जो बीजेपी आगे बढ़ रही थी, यही जमीन खिसकने का एक अहम कारण आप मान रहे हैं दीपक जी? मेरा तो है, अल्पसंख्यकों का तो आपने देखा ही है, विदेश नीति में आप देख लें, नेपाल में 2 बार हमारे प्रधानमंत्री महोदय घुमाए, और वहां नेपाल से 2 दिन पहले धमकी मिल रही है कि हमारे बीच में ना आए। ऐसी पंचायत चौधराइट करने में फायदा क्या? तीसरा बिजली वाली बात, अब मैं बांग्लादेश की बात कर दूं, वहां बिजली का वो लगाया गया प्लांट, भाई नेपाल द्वारा इस तरह से ला रहे हैं जो है, तो 60% बिजली तो वहीं चली गई, तो वहां बचा क्या? अभी समझौता बांग्लादेश से हुआ। विदेश नीति की चर्चा कर रहा हूँ मैं, एक पॉइंट का, थोड़ा सा टाइम दें 2 मिनट का, बड़ी मेहरबानी। आधे घंटे बाद तो विदेश नीति में अब वहाँ 100 गाँव तो हमारे मोदी साहब हमारे दे दिए, 50 लेके आ गए, तो कौन सा बड़ापन कर दिया हमारे 100 गाँव। मैं भी कॉमन सेंस की बात है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा ही बता देगा 100 बढ़ाया 50 बढ़ाया, वहां पे हम दिक्कतबाजी। दूसरा आप चाइना को देख लीजिए, मैं पहले चाइना से भाई नेपाल या उससे हमारे देश में आ जाता था, जैसे आज दिवाली है या होली है तो खिलौने आते थे, अब वो सारा रुक गया। तो हमारे देश में तो कोई फैक्ट्री लग नहीं रही है, और विदेश नीति से कितना ये बाहर गए। अब मान लीजिए विदेश मंत्री रहना था तो क्यों प्रधानमंत्री बने या प्रचार मंत्री बने, उसके लिए भी एक मंत्रालय। चलिए बहरहाल ये तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर शायद चर्चा चलेगी तो बहुत आगे तक जाएगी। अडवाणी जी ने क्या बोला, मैं आपसे निवेदन 2 मिनट और अडवाणी साहब, मैं बोलता हूँ वरिष्ठतम इनकी पार्टी के लीडर है और उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने खुद कहा इलेक्शन से पहले, मुझे लग रहा है देश में इमरजेंसी से हालत लग रही है, तो इन्हीं की पार्टी का एक सीनियर वरिष्ठ नेता कह रहा है कि देश में इमरजेंसी लगने वाली हो रही है, तो आप बताइए इसमें किस तरह से बात बनेगी?
तो ये खुद ही उसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि इनको करना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ बोलना होता है। और ये आरएसएस, चलिए ये प्रश्न हम वाजपेयी जी से कर रहे थे, लेकिन आप ही से कर लेते हैं। अगर बीजेपी इन चुनावों में हारती है, क्या अहम कारण आप मानते हैं? बीजेपी हारती है तो आप देख ही रहे पूरे देश में क्या हो रहा है। जो मैं मुद्दे वही आपको बता रहा हूँ, हार के सारे एक एक करके गिना रहा हूँ जो, और उसके बाद एक तानाशाही जैसा माहौल बना दिया मैं देश के अंदर। इनकी पार्टी में खुद वाजपेयी साहब तो शायद नहीं बताएंगे क्योंकि पार्टी के हैं और नहीं बोल पाएंगे अपनी उस बात को। तो वहां देखिए वरिष्ठ शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या बोले, अरुण सौरी जी सीनियर वरिष्ठ उनमें आते हैं, उन्होंने क्या कहा। पुष्परंजन जी, क्या आप ये मानते हैं कि पार्टी के भीतर ही जो घमासान रहा, एनडीए में कई बार जो आंतरिक कलह है वो कई बार उजागर होता है, हालांकि आंतरिक तो चलता ही रहता है, एक अहम वजह ये भी मानी जाए कि वो एकजुटता जो होनी चाहिए थी वो शायद उसकी कहीं कमी थी? निश्चित रूप से देखिए, कई बार इन्होंने मंच पे जो लोगों को बुलाना चाहिए था, जो इनकी आपस में इतनी ज्यादा लॉबी बन गई, जो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ हो या कीर्ति आजाद या दूसरे जो नेता बिहार में यशवंत सिन्हा, तो इन लोगों को इग्नोर किया गया। और जो कैडर, पुराना कैडर है बीजेपी का, वो भी देख रहा था इन सब चीजों को। एक फैक्टर तो रहा है कि जो भी जो अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था बीजेपी का, वो इंटरनली नहीं हो पा रहा था। एक तरह से अब रविशंकर प्रसाद वहां बैठ गए, पूरी मशीनरी लगी हुई है केंद्र की, बहुत सारे मंत्री वहां बैठे हुए थे, सीनियर लीडर भी बैठे हुए थे, लेकिन साथ साथ इग्नोर भी वो लोग एक तरह से आइसोलेट हो रहे थे अपने आप को। ये आइसोलेशन भी कई बार बैकफायर तो करता है कहीं ना कहीं किसी सूरत में। ठीक है, तो ये चीजें दिखी हैं। जनता के लेवल पे देखेंगे तो देखिए, महंगाई को इन्होंने कभी भी मुद्दा नहीं बनाया अपने मंच पे कि महंगाई हम कम करेंगे। अरे दाल की कीमत बढ़ गई तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, फला आइटम का उसी नमक की कीमत ज्यादा नहीं है। कुल मिला के किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे नहीं चले। मतलब आप स्वीकार कर लीजिए कि स्वीकार करें आप, कि भाई बढ़ी है कीमत, हम उसे कम करेंगे, है ना। तो लोगों को आश्वस्त करें। बिल्कुल, आम आदमी जो है सत्तू की कीमत तक आप 150 रुपये 160 रुपये किलो बेच रहे हैं, जो आम बिहारी खाता है। तो ये सरोकार होता है जो ग्राउंड रियल पर है, उस आदमी को तो चाहिए, मतलब सत्तू तक आप महंगा अगर देश में प्याज देख लीजिए सर, लिट्टी चोखा हम लोगों का बड़ा प्याज भी नहीं, तो नमक तो चाट के कोई रहेगा नहीं। इसलिए ये असर आप रसोई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं बिहारियों के या कोई भी, इसलिए महिला आगे निकली है वहाँ। तो इसका एक घर के, मैं आपको पहले भी हम डिबेट में रहे हम लोग, तो महिला महंगाई होती है तो ये चीज है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत थी। गीतांजलि जी, इसमें हुआ क्या, हाँ गीतांजलि जी ऐसा था कि मैं पुष्परंजन जी के पूरी तरह बातों से सहमत हूँ कि महंगाई पे जब 18 महीने पहले प्रधानमंत्री जी, तो उनका पहला वादा ये था कि महंगाई हम कंट्रोल कर लेंगे। अगर यही चुनाव 4 महीने पहला होता, 100 दिन के अंदर कर लेंगे, तो हो सकता है 220 दिन होता, कोई बात नहीं उसको, लेकिन वो पहला 4 महीने होता, 9 महीने होता, 12 महीने, बात समझ में आती है। ये 18 महीने 2 साल बीतते जा रहा है, 3 साल का और इनका टेन्योर बचा हुआ है। अब 2 साल में आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए और विनम्रता से आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। आप ये करें, नहीं जी ये नहीं तो मैंने ये घटा दिया, ये मैंने क्रिया, अगर जनता कोई सवाल पूछती है तो आप प्रतिक्रिया दे देते हैं, अगर कोई प्राइज वापस करता है तो उसमें भी आपकी प्रतिक्रिया, हर जगह आपकी प्रतिक्रिया आ जाती है। आप कहते हैं नहीं जी उससे जुड़ा हुआ है, उस विचारधारा से उजड़, मतलब प्रतिक्रिया आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने आपको अगर दिया है, पोजीशन दिया है, पावर दिया है, देश की सेवा के लिए दिया है, तो जनता ये चाहती है कि आप विनम्र हो जाए, जितना देने के बाद विनम्र हो जाए। ये एलिगेशन लगा रहे थे कि काउंटर करते हैं। और ये अब बिहार एक राजनीतिक प्रदेश है, वहां के लोग में जन जन में राजनीतिक चेतना बढ़ी हुई है। उनको आप चाहेंगे घुमा फिरा के माया जाल फैला के हम उनसे वोट ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार वो बहकावे में आ सकते हैं, दोबारा नहीं आएंगे। रही बात ये, अब कांग्रेस पे आरोप लगा देते कि अब प्रधानमंत्री जी बोलते ही नहीं थे। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उन पे आरोप लगा दे, बोलते ही नहीं थे। अरे भैया कम से कम वो बोलते तो नहीं थे, जनता आरोप भी लगा दी थी, तो उसको न बोलना मतलब उसको एक तरह से एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्ट कर रहे थे। मौनी बाबा बोलते थे, हाँ मौनी बाबा, लेकिन मौनी बाबा तो नहीं थे। मौनी बाबा एक्सेप्ट तो कर रहे थे, कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देते। तीसरी बात, जनता को ये भी लेकिन देश के प्रधानमंत्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दुबे जी। अब आप ये नहीं जा सकते कि वो चुप रहते थे तो बहुत बड़ा काम करते थे, बोलना बहुत जरूरी होता है। चलिए, क्योंकि जनता जो है वो जवाब मांगती है, अगर जवाब आपसे मांगा था तो जवाब इनसे भी मांगेगी।
बेइज्जती थी। 20 मिनट के सवाल का जवाब चलिए, दे पाऊंगा मैं। चलिए चलिए। इन्होंने जाके कहा कि नहीं हमने क्या पूरे विदेश में डंका, अब महंगाई पे लिया है, वहाँ पहले महंगाई पे 50 सुन लो। में आ रहा हूँ, अब वो करना 50-50 में, वो 50-50 हजार की मीटिंग किया प्रधानमंत्री जी ने, उसकी कि नहीं भारत को पूरे विश्व में हमने डंका बजा दिया। डंका किसके मेहनत के बजाया आपने? इन्होंने डंका तो बजा दिया, डंका क्या मोदी जी अपने इंडिविजुअल बजाए? भारत एक ऐसा देश था जो देश इतना मजबूत हो गया कि उसकी डंका आपने बजा दिया। उस मजबूती के पीछे किसका? कांग्रेस का हाथ है। अब आप 60 सालों का मेहनत है। चलिए उस चलिए 60 सालों चलिए, की अब सुन मजबूती लीजिए, है, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब दरअसल लीजिए, सुन लीजिए। आप अपना करें दुबे जी, अब आप प्रचार। थोड़ा सा अरे संयम यार, रखिए। सुन लीजिए, दुबे सुन जी, अब लीजिए, थोड़ा सा दुबे जी, संयम सुन रखिए। लीजिए, अब सुन थोड़ा सा लीजिए। संयम। जी। देखिए, पहले इन्होंने बोला, इन्होंने स्वयं कबूल लिया कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो अक्षम थे, वो मोनी बाबा थे, वो नहीं बोल पाते तो आप लोग थे। कहते थे, नहीं, ऐसा- सुनिए, ऐसे नहीं कहा। ये नहीं ये नहीं कहा है। ये नहीं मोनी बाबा खुद ही बोला, आपने हमने खुद ही कहा बोला कि कि एक्सेप्ट बारे में करते थे, खुद ही हमने मोदी बाबा कहा कि बोला, आप लोग कहते वाजपेयी थे कि नहीं बोलते थे, लेकिन एक्सेप्ट करते थे। जनता अरे, विनम्र से विनम्रता हाथ ऐसे जोड़ के करते हैं ना, आप उसको बताओ। जनता की प्रतिक्रिया को तो लेते थे। वाजपेयी जी जो उन्होंने लेकिन कहा आप- उन्हीं शब्दों पर। हाँ, चलिए, आप चलिए, कैसे- चलिए, कैसे- चलिए, ऐसे नहीं कह सकते आप। चलिए, मेरे को समय दीजिए। अब तो आप देश के ऐसे- देखेंगे सर, आप देखिए। यही प्रॉब्लम इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आप देखें दीपक टीवी का जी, स्क्रीन अरे, 125 सुनो, हो गया सर। दीपक जी, भाई साहब, परेशानी यही आ दीपक रही जी है। सुन लो। जी सर भाई साहब फरमाएं। परेशानी यही आ रही है आप लोगों के साथ, और कोई देखिए, दिक्कत थोड़ा सा नहीं है। सही, थोड़ा सा सही। मैं अभी दुबे जी ने बताया कि जी पीछे की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत बढ़िया थी। 100 दिन वाली बात बताई इन्होंने, जब ये यूपीए 2 आया था, मेरे विद्वान पत्रकार बैठे हुए हैं, इनको शायद याद होगा, इनकी गवर्नमेंट में जब ये आई थी यूपीए 2, इन्होंने बोला था 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, नंबर 1। दूसरी बात, हमारी सरकार को आज 18 महीने हो गए हैं। एक दाल को आप ले लें, दाल की कीमत जरूर बढ़ी है, इसको हम हर प्लेटफॉर्म पे स्वीकार करते हैं। किसान उसके आत्महत्या पीछे कर रहा है सर। दुबे जी, दिक्कत मेरे साथ यही है बस। दीपक जी, दुबे जी का नाम क्यों सर, नहीं? दीपक जी, दीपक जी, दीपक अब जी, सही कहा आपने। दुबे जी को- बात दीपक में जी, मेरा निवेदन है, आप सही कहा आपने। नहीं नहीं दीपक जी, ये गलत बात है। आप ये ना कहें कि किसान अब आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश में किसान बहुत वर्षों से आत्महत्या कर रहे हैं। आप और इन्हीं के किसी ने खिलाफ उनके लिए के कुछ नहीं थे, किया है। रामलीला मैदान में आप इन्हीं के किसानों खिलाफ को आपने तब रैली बताओ करी थी। मैम लेखकों ने अवार्ड नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आप इन्हीं के थे। कभी लालू प्रसाद के जंगल राज आपने ही बोला था। अगर बिहार में किसान आप आत्महत्या बोलते कर हैं रहे हैं, तो सत्ता सुनने पर का आप भी बैठे ये हैं, ताली- आपने कुछ क्यों नहीं किया? मैम बिहार में नहीं कर रहे ये बिहार में नहीं कर रहे मैम। जिम्मेदारी है ना वो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे आप दिल्ली देख लीजिए। आप सुने भी नहीं। जंगल राज यहाँ या बिहार में जंगल राज है। आपने सुनना चाह रहे, पब्लिक तो सुनना चाह रही है, बात जवाब कही तो साहब, जंगल पब्लिक राज सुनना कहाँ? चाह रही है बिहार में ना। या दिल्ली में? चलिए, दिल्ली में चलिए। आपकी थोड़ा सा सही केंद्र सरकार के अंदर मध्य प्रदेश ऐसा- आती है। अरे आप ही थे ऐसा है। जो इनके खिलाफ रैलियां करते वरना थे। जो आपके साथ महागठबंधन में शामिल है, सवाल उन पर भी कहीं उठ जाएंगे। सत्ता में रहे हैं काफी साल, इसलिए थोड़ा सा संयम आप बनाए रखिए। वाजपेयी जी, हाँ, दूसरी बात मैं बताऊं कि आप 18 महीने का अगर कंपेयर करेंगे हमारे शासन को, एक दाल की कीमत हर प्लेटफॉर्म पे हमने माना कि हाँ दाल की कीमत बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारण ये है कि जितने भी ये स्टोर दालों करते की हैं ना, रेट्स पर कंट्रोल किया, बहुत देर नहीं लगा दी नहीं, आपने। मैं क्या आ रहा हूँ ना, आपको इसी बात जल्दी पे मैं तो करना। एडमिट कर रहा हूँ इस बात को, और बिल्कुल इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि दालों की कीमत बढ़ी है, और विदेश से इसका मंगा रहे हो। खामियाजा दीपक जी थोड़ा सा इसका विदेश- खामियाजा विदेश से भी हम- मंगा रहे हैं। इसका खामियाजा हम भुगत समझ रहे रहे हैं। हैं, इस टाइम उत्साह भी है आपके अंदर, खुशी भी है, लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए। किस चीज की खुशी है? 123 सीटों पे है, किस चीज की खुशी चलिए, है? खुशी हम- है, लोकतंत्र में अच्छा खुशी- इलेक्शन खुशी हुआ, है, हार तो जीत मना होती है, हमें लें, चिंता खुशी नहीं है। है। जवाब तो चलिए, सुन बात- लीजिए हम आप। पक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, आपके आप- घेरते रहेंगे हमेशा। बड़ी जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे पूरे देश में, नहीं दीपक बिहार जी, छोड़िए। अब आप आंसर तो ले लें। बड़ी ईमानदारी से इस और बात मैं को हम अनुरोध कबूल करती हूँ, करते प्लीज हैं, आप थोड़ा संयम रखिए। बड़ी ईमानदारी से इस बात को कबूल करते हैं कि हाँ दालों की कीमत बढ़ी है, दालों की कीमत में अंकुश लगने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण भी है। मैं कारणों पे नहीं जाता, नहीं तो और बहस। हम चले जाते, मदद कर दें सर आपकी, आप बोले सही। दीपक जी थोड़ा सा संयम रखें आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर। तो बात इनसे पूरी हो बुलवा लो जाएगी, आप। बिल्कुल आपके पास नहीं आऊंगी। सर बोलिए भाई, मैं आपको बिल्कुल पूरा मौका भाई साहब दूंगी। बोलिए। दीपक जी थोड़ा सा टॉन्टिंग संयम। हर उसमें टॉन्टिंग आप आप अपनी नेशनल बात चैनल नहीं, पे नहीं, बैठे भाई, हुए हैं। करिए। वाजपेयी जी आप अपनी और बात- आप एक प्रवक्ता हो, उसके बावजूद चलिए। आप ऐसी बातें कर चलिए, रहे नहीं हो। सर वाजपेयी बोलिए जी, सर, वाजपेयी जी, आप नहीं कोई बोलिए। बात नहीं, आप कोई बोलिए, हम समझते हैं। इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहूंगा कि उन किन कारणों से बढ़ी, उसमें कुछ भारी इस तरह के कारण भी रहे और कुछ लोकल भी रहे, लेकिन हमने कार्रवाई करी, दालों की कीमत को स्थिर करा, धीरे धीरे ये दालें कम कीमत पे आ भी जाएंगी। लेकिन दूसरी बात, सबसे मुख्य बात जो है कि अगर एक दाल की कीमत बढ़े तो 400 चीजें, मैं यहाँ पे लिस्ट आपको अगर लेना चाहे तो आपको लिस्ट दे सकता हूँ, 400 चीजों के दाम कम हुए। तीसरी नंबर 1 तीसरी बात जो 18 महीने की हमारी उपलब्धि है, 1 रुपए का करप्शन किसी मिनिस्टर के उसमें नहीं लगा। इसमें ये अभी कुछ लोग कहेंगे वो व्यापम घोटाला, उसकी सीबीआई जांच कर रही है, और कोई घोटाला कितने साल से कर रही है जहाँ सर वहाँ बड़ी कभी दिक्कत पूरी है, होगी मुझे जहाँ बहुत वो? दिक्कत है। दीपक जी थोड़ा सा संयम रखिए आप, मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी, आप अपनी पूरी बात रखिए। पता नहीं क्या- आप जी भाई साहब बोलिए सर। जवाब तो ले ली सर जी।
व्यापम का जांच वहां पे इन्हीं के कहने पे, विपक्ष के कहने पे सीबीआई की, मैं इनको ही कहता हूं कि इनके कहने पे सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, ठीक है जी। दूसरी बात, हमारे किसी भी मंत्री पर 1 रुपए का दाब नहीं लगा, 1 रुपए के किसी पे ये नहीं हुआ कि इसने इसको गलत टेंडर दे दिया या इसने इसको कर दिया। तीसरी बात दुबे जी ने बोली कि बाहर जाते हैं मोदी जी, 50,000 की भीड़ इकट्ठी होती है, ये इसमें हमारा भी योगदान है। बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और लाल किले से मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे एक बात बोला था कि सारी जितनी भी आज से पहले गवर्नमेंटें आई हैं, ये नहीं उन्होंने काम नहीं करा, उन्होंने काम करा है, तभी देश आज यहाँ तक पहुंचा है। वो ये सारा कुछ 16 महीने में नहीं हो गया, लेकिन जितना काम होना चाहिए, जिस गति से काम होना चाहिए था, जिस नियत से काम होना चाहिए था, जिस नीति से काम होना चाहिए थे, वो नीति, वो नियत, उस स्पीड से काम नहीं हुआ, इसलिए भारत इतना पिछड़ा हुआ है। अब वो नियत भी आ गई है, वो नीति भी आ गई है, वो गति भी आ गई है। अब हमारे देश को 24 में से 20-22 घंटे काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर मिला है। हर कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 1 या 2 घंटे कि कहीं रैली ना होती हो, कहीं सेमिनार ना होता हो, पब्लिक से जुड़ाव ना होता हो। तीसरी एक और बिंदु में बोल दूं उसके बाद, तीसरी और एक और बात बताऊं कि जितना विदेशों में, विदेश के और विदेशी सरकारों में या विदेशी इन्वेस्टर में भारत के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, जो इन्वेस्ट आने वाला है या जो आ गया है, सर देश की हालत देखे वो पिछले 60 साल में वो इन्वेस्टर, वो जो पिछले नीतियां आपकी हैं वो थोड़ी सी दूरगामी है। देश में प्रधानमंत्री बनाया, विदेशियों ने नहीं बनाया प्रधानमंत्री। बिल्कुल मानता हूँ, या पूंजीपतियों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। देश की जनता जब त्रैमाम कर रही है तो कौन आएगा यहाँ देश में? दूरगामी योजनाएं हैं, भविष्य में आप सपने में दिखाएं करते हैं। बिल्कुल है। वाजपेयी साहब आपको बुरा लग जाता है भाई साहब? एक और बात, और बड़े वरिष्ठ में आपका बड़ा इज्जत करता है, बड़े भाई से काउंटर करना चाहता हूं मैं, बिल्कुल एक और बात बता दूं मैं आपको, एक सेकंड। इन्होंने कहा कि ठीक है 60 सालों में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जिस नीति से बढ़ना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम तो वही चीज जनता आज कर रही है कि जो 18 महीने में जो करना चाहिए था वो नहीं किया। वो तो चाह रही थी जनता, जो जितना विकास 18 महीने में आप भी, हमारा 60 साल का कैलकुलेशन है, आपका भी तो 60 महीने का है, 60 महीने में 18 महीने का तो हम भी कर रहे हैं बैठ के। जवाब दे, जनता इसी का परिणाम है कि अब इसी का महागठबंधन 142 है, आप 92 है। अरे अभी रिजल्ट नहीं है ये, रुझान है, कोई बात नहीं सर, रुझान नहीं आगे है, अभी 2 हम घंटे तैयार है सर। हमें जनता बिहार की ये तो सत्ता बहुत देगी, ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। उसको भी हम जानेंगे, विपक्ष में बिठाएंगे, उसको भी हम तैयार हैं। मैं कभी नहीं कह रहा कि 60 साल में काम नहीं हुआ, 60 साल में भी काम हुआ है। और जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है, 18 महीने के लिए नहीं चुना है। 5 साल बाद हम भी अपने काम का रिपोर्ट देंगे, उसके बाद जनता अगर जनता को लगेगा, उम्मीद करके और बहुत सी बातों का जवाब लेना शायद विपक्ष की भी जल्दबाजी है। पुष्परंजन जी, वाकई ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सब रिजल्ट मांग रहे हैं आप? थोड़ी सी जल्दबाजी जो है विपक्ष की दिखाई। इन्होंने कहा था, हम नहीं मांग रहे, इन्होंने कहा था जनता से, जनता मांग रही है। देखिए 100 में से 40% समय तो अभी खत्म हो गया, मतलब कि 18 महीने आप देखेंगे तो 100 में 40% आपने 38-40% आपने ले लिया है। तो एकदम सा मतलब कि मिडवे आने दीजिए, मिडवे के बाद पूछा जाए कि भाई आपने क्या परफॉर्म किया नहीं किया तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप सिर्फ ये कहें कि हम बहुत ईमानदार हैं तो उससे अच्छा तो चोर ही है, चोर था जिसने जनता को कम से कम सस्ती चीजें दी या रोजगार दिया या इंडस्ट्री दी। अगर उन लोगों ने अगर तथाकथित, अगर आप ये आरोप उन पर, आपकी ईमानदारी को लोग माला पहनाने नहीं जाएंगे। अगर आप 200 रुपये 250 रुपये दाल बेचेंगे, तेल सरसों का बेचेंगे 120 रुपये किलो, या और भी कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी है घटी नहीं है। इस सीजन में सब्जियां सस्ती होनी चाहिए, सबसे सस्ती सब्जी इसी सीजन में होती है, तब भी लोगों को मुहैया नहीं है। तो सिर्फ आप दाल की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज हैं जिसपे पेट्रोलियम की कीमतें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती हैं, तो कॉस्मेटिक्स से लेके पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही और ATF नहीं होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी कीमतें कहाँ कमी हुई हैं? बिल्कुल। इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि एकदम सा एक आइटम है उसी की कीमत बढ़ी है बाकी की नहीं हुई है। तो लोग जो है सब चीज का एनालिसिस करते हैं, घरों में सब चीजें जाती हैं और फिर उसका एक रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन ही है ये, एक तरह से राजनीति अपनी जगह पे है ये। बिल्कुल ठीक है गीतांजलि, बिल्कुल एक सेकंड, पेट्रोल का प्रतिबल डाउन है, 1 रुपए कम कर दो, कहाँ जा रहा है? सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए। ऐसा है गीतांजलि, सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए, ये हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड सौंपी जाती है। लेकिन सरकार अगर इलेक्शन में कहेगी अनिल कपूर के फिल्मी स्टाइल में कि जो भी आएंगे हम 100 दिन में कर देंगे, 100 दिन, तो 100 दिन बाद जनता
पूछेगी। अगर जनता को आप खुलम खुला कहेंगे कि फिल्मी स्टाइल में कि जो भी आएगा, जो ये कमी है 100 दिन में खत्म कर दें, तो जनता पूछेगी। जनता तो कह रही है कि आज के 500 दिन हो गए, आप 500 दिन में करो कम। आपने अगर जनता को कहा है, वादा किया है, प्रॉमिस किया है, पूरा करो अपने मुद्दों को। आप कहते कि मैं 5 साल में करूंगा, 5 साल की मैं आ सरकार रहा दी हूं। है। लेकिन आप कहेंगे 100 दिन में मैं ये महंगाई कम कर दूंगा, 100 दिन में काला धन ले दूंगा, सारे काम मैं 100 दिन में कर दूंगा। अगर फिल्मी स्टाइल में आपने जनता को अपना रूप दिखाई है, तो जनता कह रही है कि आप उसको खत्म करो, आप 100 दिन में कीजिए। आज 500 दिन हो गया। चलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय अच्छा भाषण बात देते यही हैं। है, तो क्वेश्चन है, जानता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय मानो कि अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन भाषण से देश में ऐसा होता है कि ये चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि इलेक्शन जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाया जाता है, लेकिन उसके अलावा फिर बाद में सत्य और अर्धसत्य का यूज होता है उसमें थोड़ा बहुत इलेक्शनों में, लेकिन उसके जीतने के बाद तो अपना काम करिए। और प्रधानमंत्री बना दिया आपको देश ने, आपने हम अच्छे दिन लाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। उसमें बिहार में जाके मैं अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने पैसे कुछ वहां दिए हैं, अब दिए न दिए वो तो बाद में पता चलेगा। कितने 10,000 करोड़ दूं या और ज्यादा दूं? सिर्फ 2-4 मिनट आपको, हाँ, बस 2-4 मिनट, या मैं 20,000 करोड़ दूं या और ज्यादा दूं? ये पहली बार मैं देश के प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं, जैसे वहां कोई गजब पैसा तो देश का है, तो बिहार का भी पैसा है, हक है हर एक राज्य का पैसा है। हाँ, लेकिन ऐसे दे रहे हैं जिस तरह से और दूं। अरे कोई सेंस का हमारे उससे तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह शब्दों में बिहार को पैसा दिया जा रहा है। वो हमारा हक है। महिला की जो भाषण शैली है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रही है। महिलाओं के लिए मैम पता है क्या बोला प्रधानमंत्री महोदय ने? महिला यदि चाय बेचेंगी तो बहुत चाय बिकेगी। मेरे पास रिकॉर्ड है मैम, आंकड़े हैं सारे जो है। तो बीमारू राज्य है मैम जो है वहां कोई, उसके बाद मैम प्रधानमंत्री बनाया तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर वो मैम। दिक्कत कर गए हैं। आप कभी बहस रखें वाजपेयी साहब से आमने सामने बिठाएं तो मैं इसको चर्चा में मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ कभी आए की तरफ है कि क्या निकल कर सामने आ रहे हैं। बाकी पुष्परंजन जी, जो कई अहम मुद्दे जैसे अभी दीपक जी दुबे जी भी जिक्र कर रहे थे उनका कि भाषा पर नियंत्रण नहीं था, साथ ही दादरी कांड जो हुआ, उसके बाद बीफ का मुद्दा हुआ, आरक्षण का मुद्दा हुआ, इन तमाम बातों ने भी क्या बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी कर दी बिहार? निश्चित रूप से दलितों को इनके मंत्री कह रहे हैं कुछ चीजें जो है ये कुत्ते के इस तरह से मैं शब्द नहीं बोलूंगा। बीच में दीपक जी, कुछ चीजें तो चुपती हैं कहीं ना कहीं, मतलब कि और खासकर जब जिम्मेदार लोग बोलते हैं, मंत्री सरकार के बोले या कोई ऐसा जिम्मेदार है जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, उम्मीद कार्यकर्ताओं से बल्कि ज्यादा संयम मैंने देखा कि देखिए पूरे चुनाव में कोई भी हिंसा की घटना उस तरह से नहीं हुई। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कार्यकर्ताओं पर भी कि हर दल के कार्यकर्ताओं ने संयम बरता है। नहीं तो पिछली बार भी बिहार के चुनावों में क्या कुछ हुआ था, और उससे पिछली बार तो कमाल ही हुआ जिस तरह से राजनीतिक जो नेता, खासकर जो नेतृत्व जिनके हाथों में रहा या है, उन लोगों ने जिस तरह के आग उगले, उससे तो हिंसा भी हो सकती थी। हिंसा भी हो कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल। जो ग्राउंड पे है, हर दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ा संयम रखा है। इसका तो उनको सलाम करना चाहिए। सलाम, मैं बिहार की जनता को सलाम करना चाहिए, इतना उन्होंने पेशेंस रखा। जो शब्द ऐसे माहौल में उन्होंने उस वाण से मतदाता आहत हुए, और मतदाता आहत हुए तो उसका एक परिणाम भी सामने आ रहा है। मिलने वाला 2 बजे तक। चलिए, आप फिलहाल यहीं जुड़े रहिए और वाजपेयी जी को जाने। वाजपेयी जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाकी और मेहमान मेरे साथ में यहीं पर पैनल में मौजूद हैं और हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।